जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी गद्य खंड के वन शॉट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी रामबाण प्रश्न है और रामबाण प्रश्नों का क्लास 2 है। ठीक है, मतलब यह दूसरी क्लास है, पार्ट 2 है। अर्थात इससे के पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है। ठीक है, अगर आपने इस पार्ट 1 क्लास को नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, वहां से पार्ट 1 क्लास को जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितने सारे प्रश्न हैं वो आपके सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। जो आपका बातचीत है, बातचीत तो पहले क्या है, यह एक निबंध है। इसके लेखक कौन है, आपसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में दिया है मोहन राकेश, ऑप्शन सी में दिया है नामवर सिंह और ऑप्शन डी में दिया है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत जो है हम लोग बच्चों से नहीं करते हैं, बालक से नहीं करते हैं। अर्थात कि बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न था बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट की है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की है, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की है, लेकिन संयोगिता स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यह श्रीनिवास दास की रचना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि किनकी बातों में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। कौन जो बात करता है तो उसके बात में रस का समुद्र, ऐसा मानो जैसे क्या बोलते हैं कि समुद्र उमड़ा चला जा रहा है। ठीक है, गहराई उसमें बढ़ जाती है। किसकी बातों में, दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। तो बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जब दो सहेलियाँ बात करती है, कौन, तो जब दो सहेलियाँ बात करती है तो उनके बातचीत में क्या होता है, तो रस का समुद्र जो है उमड़ा चला जाता है। किनके बातचीत में, तो दो हम सहेलियों के बातचीत में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा था कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ सबसे अधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहने का मतलब है बातचीत का कला। क्या, तो बातचीत करने का कला जो है सबसे अधिक जो है किस देश में जो है प्रचलित है। अफ्रीका में, भारत में, यूरोप में या फिर कनाडा में। तो सबसे अधिक जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वह देखा जाता है तो यूरोप के लोगों में। कौन से लोगों में, तो यूरोप के लोगों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर, ताकि जो भी आपके दोस्त भाई है वो भी जो है पढ़कर अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी कैसी है। आपको बताए थे कि 50 टॉप रामबाण प्रश्न होंगे, मतलब VVI प्रश्न है, जो कि आपके केवल किस पद से है, तो गद्य खंड से है। ठीक है, गद्य खंड मतलब चैप्टर 1 बातचीत से लेकर चैप्टर 13 शिक्षा तक से यह प्रश्न है। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें हम लोग क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को करने वाले हैं। पहले जो 4 प्रश्न थे वो आपके बातचीत से थे, अब जो आगे प्रश्न आ रहा है वो आपके उसने कहा था, फिर आपके अगले चैप्टर से, फिर आपके अगले चैप्टर से, ऐसे करके प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपकी
बिहार बोर्ड में भी जो है प्रत्येक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है, तो हम यहाँ पे इसीलिए प्रत्येक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको लगा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा था कि उसने कहा था कहानी कैसी है। कैसी कहानी है जी? युद्ध की कहानी है। बिल्कुल, यहाँ पे युद्ध तो हुआ ही था, लेकिन केवल युद्ध नहीं था, इसमें दिव्य प्रेम की कहानी, बिल्कुल दिव्य प्रेम कहानी है, लेकिन केवल दिव्य प्रेम की कहानी नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम और बलिदान पर, ठीक है, होने वाली कहानी। इनमें से ऑप्शन डी ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, मतलब प्रेम भी करना है और प्रेम के खातिर अपने आप को क्या कर देना है, तो बलिदान भी कर देना है। इसके ऊपर यह कहानी है जो कि लहाना सिंह करते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में एक शहर का नाम आया है, जिसका नाम क्या था, तो ऑप्शन ए में दिया है अमृतसर, जो कि बिल्कुल यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए अमृतसर शहर का यहाँ पे नाम आता है आपके इस कहानी में। ठीक है, अच्छा, अमृतसर जो है किस राज्य में है, तो पंजाब में। आप लोगों को नाम सुने होंगे। ठीक है, कहाँ पे, तो पंजाब में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बचपन में लहाना सिंह लड़की से, ठीक है, किस लड़की से नहीं होता, अपने प्रेमिका से बात करता है, और उस लड़की से जो है बार बार कौन सा सवाल पूछ रहा था। बार बार एक ही प्रश्न पूछता है बचपन में लहाना सिंह। क्या पूछता है कि तेरा नाम क्या है, नहीं, तू कहाँ रहती है, नहीं, ये तो पहली बार पूछता है। ठीक है, बार बार कौन सवाल पूछता है, तो बार बार पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, कि तेरी कुड़माई हो गई। यह सवाल जो है लहाना सिंह जो है बार बार करता है, किससे, उस लड़की से बार बार यही सवाल पूछता है कि तेरी कुड़माई का मतलब होता है सगाई। ठीक है, जिसको आम भोजपुरी भाषा में जो क्या बोलते हैं, छकाई बोलते हैं ना, छेकना बोलते हैं उसको। तो सगाई हो गई, है ना, मतलब तेरी शादी फिक्स हो गई किसी के साथ, ऐसे बार बार सवाल वह पूछ रहा है। ठीक है, तो वह लड़की क्या करती है, धत कर वहाँ से भाग जाती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। सूबेदारनी कौन थी, तो वही जो लड़कियां जो बचपन में मिली थी लहाना सिंह को, वही लड़कियां थी सूबेदारनी, जिसकी शादी किसी और से हो जाती है, उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। किसका, तो लहाना सिंह का। ठीक है, बचपन में बार बार उससे पूछता है कि तेरी शादी हो गई, शादी नहीं, तेरी कुर्बाई मतलब सगाई हो गई। वह धत कर भाग जाती है, एक बार बोल देती है कि हाँ हो गई। बस इसका क्या हो जाता है, दिल वहीं पर टूट जाता है, मजनू बन जाता है, इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन अपने दिल को संभाल कर फौज में क्या हो जाता है, तो भर्ती होता है। वहाँ पे फौज में जाता है, तो उसको दो व्यक्ति से यहाँ पे मुलाकात होती है। कौन कौन से, तो इसी सूबेदारनी के पति, मतलब उसके प्रेमिका के पति से, ठीक है, सूबेदार जी से। और उसका एक बेटा था क्या, बोधा सिंह, वो भी जो है क्या होते हैं, फौज में होते हैं। वहाँ से उसकी भेंट होती है, और वह जो है जब जाता है सूबेदारनी के घर, है ना, तो वहाँ पे जो है सूबेदारनी कहती है देखो युद्ध हो रहा है ना, मेरे पति और मेरे पुत्र बोधा सिंह का क्या करना, तो तुम रक्षा करना। किससे कहती है, तो लहाना सिंह से कहती है। किससे कहती है, लहाना सिंह से कहती है। लहाना सिंह कौन था, तो इसके बचपन का प्रेमिका था। ठीक है, प्रेमिका नहीं, प्रेमी था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके अगले चैप्टर से, ठीक है, तीसरा चैप्टर से, कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है किस राज्य से हुआ था, तो बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे, तो बिहार के थे। ठीक है, प्रश्न है कि कब होता है इनका जन्म। ठीक है, प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है कब होता है, तो इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। 11 अक्टूबर 1902 में जो है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बिट्टू था, या फिर किट्टू था, या फिर बाउल था, या फिर मोनू था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वह था बाउल। क्या नाम था, बाउल नाम था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप सबसे छोटा सा एक प्रश्न है, मोनिया। मोनिया जो है किसके बचपन का नाम था। ठीक है, मोनिया किसके बचपन का नाम था, ऑप्शन दे दे। चलिए ऑप्शन देते हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी, और दे देते हैं लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, आप लोग इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा कि मोनिया जो है किसके बचपन का नाम था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी। अच्छा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ही किए थे, जिसके कारण जो है पूरे भारतवर्ष में इंदिरा गांधी को
लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। इतने महान थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी, इतने पावरफुल आदमी थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1974 में जो है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत होती है, महात्मा गांधी कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह एक छात्र आंदोलन था। ठीक है, छात्रों के द्वारा किया गया आंदोलन था, जिसके लीडर कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या करा है हम? अगला प्रश्न है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब ये हमने बताया है कि यह छात्र आंदोलन था, जिसके लीडर कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। मतलब कि नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा, जब यह उस समय जो आंदोलन हुआ था 1974 में, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वह थे अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अभी वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। आप लोग जो अभी जो यहाँ पे जो है चुनाव होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है? चुनाव। इस चुनाव में जो है आप लोग किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? एक बार कमेंट्स जरूर कीजिएगा, है ना। किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन दे देते हैं आपको, क्या बोलते हैं, नीतीश नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, जनसुराज के पार्टी प्रशांत किशोर, या फिर एक और कोई है तेजस्वी यादव। इन चारों में से आप किसको जो है क्या, तो इस पद पर, ठीक है, कौन से पद पर? तो सीएम के पद पर, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर में किन गुणों का सम्मेलन किया गया है? कौन कौन से गुण जो है अर्धनारीश्वर में दिखता है? साहस और सौमतिया का, पुरुष और नारीत्व का, ज्ञान और भक्ति का, शक्ति और मातृत्व का। तो अर्धनारीत्व जो है, अर्धनारीश्वर जो है पुरुष और आधा नारी। ठीक है, आधा पुरुष और आधा नारी का गुण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के अनुसार, किसके अनुसार? प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है, ठीक है, कौन? तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? ठीक है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? मनुष्य बन जाता है, देवता बन जाता है, संत बन जाता है, कबीर बन जाता है। यहाँ पे जो है पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बनता है? तो वह देवता बनता है। अर्थात कहीं ना कहीं जो नारियाँ होती है वह देवी होती है, तभी तो यहाँ पे देवता बनता है पुरुष, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जिसके अंदर जो गुण होता है उस गुण को हम लेकर अगर देवता बनते हैं, अर्थात कि उसके अंदर भी देवता का गुण है ना। तो स्त्री के अंदर भी क्या है? देवता का गुण है, तभी तो हम लोग देवता बनते हैं। लेकिन इसका जब अपोजिट जब किताब में दिखा गया है कि जब जो है नारी जो है, नारी कौन? नारी जो है पुरुष का गुण लेती है। किसका? तो पुरुष का गुण लेती है तो वह क्या बन जाती है जी? वह बन जाती है राक्षसी। क्या बन जाती है? राक्षसी। अर्थात कहीं ना कहीं पुरुष में ही राक्षस का गुण छिपा रहता है। किसमें? तो पुरुष में ही जो है राक्षस का गुण छिपा रहता है, तभी जो है नारियाँ जो है क्या बन जाती है? तो राक्षसी बन जाती है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या नज़रिया है ये आप जानिए। ठीक है, इसको भी कमेंट कीजिएगा, क्या हमने जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति पर मिला था, किसको मिला था? यहाँ पे नाम छोड़ दिया गया है। ठीक है, दिनकर जी को। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कौन से कृति पर मिलता है? ठीक है, तो संस्कृत के 4 अध्याय, इस कृति पर जो है दिनकर जी को क्या मिलता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उर्वशी किसकी कृति है? तो दिनकर जी की कृति है। उर्वशी पर जो है कौन सी पुरस्कार मिलता है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो पहला क्लास हमने लिया था रामबाण प्रश्नों का, उसमें हमने जरूर बताया है। यह प्रश्न था कि उर्वशी जो है, उर्वशी पर जो है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, यह प्रश्न था उसमें। ठीक है, जरूर उस क्लास को कीजिएगा, उसमें जो है इससे भी टॉप भी यही प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि निवृत्ति मार्ग चुनने वाले को नारी के प्रति रवैया कैसा रहता है? जो व्यक्ति जो है निवृत्ति मार्ग चुनता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, 2 तरह के मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा होता है प्रवृत्ति मार्ग। इसमें जो है नारी के प्रति लोगों का रवैया कैसा होता है? लोग जो है क्या करते हैं? इस मार्ग को चुनते हैं। तो जो व्यक्ति
निवृत्ति मार्ग चुनता है तो उसका जो है स्त्री से क्या हो जाता है, तो अलगाव हो जाता है, मतलब स्त्री से दूर भागता है। ठीक है, मोह माया से वह क्या हो जाता है, तो दूर भागता है जो व्यक्ति निवृत्ति का मार्ग चुनता है। और जो व्यक्ति प्रवृत्ति का मार्ग चुनता है वह नारी के साथ रहने की कोशिश करता है, मतलब गृहस्थ जीवन जीने की कोशिश करता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन को जो लोग चुनते हैं उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर क्या करते हैं, तो अलगाव करते हैं मोह माया से, दुनिया से, तो वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है आपका निवृत्ति मार्ग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है आपके अगले चैप्टर से, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, ऑप्शन ए में दिया है मालती, जो कि इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। महेश्वर क्या था, तो ये डॉक्टर था। ठीक है, किस चैप्टर से संबंधित हो जाएगी मालती, तो रोज से, रोज के सबसे रोज के जो है नायक किसको बोल सकते हैं, तो महेश्वर को, और नायिका तो मालती को। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अज्ञेय जी की पहली जो कहानी हुई थी, वो पहली जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1924 में हुई थी। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इनके कहानी का नाम क्या है, तो रोज है, जिसके नायिका कौन है, तो महेश्वर, नायिका मालती और नायक महेश्वर जी। ठीक है, दोनों क्या है, तो पति पत्नी थे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है लेखक के कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आते हैं। लेखक जो है, मतलब कि जो अज्ञेय जी है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, यह जो है मालती से मिलने जाते हैं। लगभग कितने वर्षों बाद मिलने जाते हैं, तो लगभग जो है 4 वर्षों बाद जो है मिलने जाते हैं। ठीक है, कितने, तो 4 वर्षों बाद जो है मिलने जाते हैं, मतलब एक बार मिल लिए और फिर 4 साल बाद जाते हैं अपने बहन से मिलने। वो आप क्या बोलते हैं, अपनी उसको अपनी जो है बहन मानते हैं मालती को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर से जुड़ा हुआ था। पहले हमने बताया है डॉक्टर महेश्वर, है ना, किसको बोला था, डॉक्टर महेश्वर, जो कि क्या था, एक डॉक्टर था। अच्छा, डॉक्टर बनकर किसका इलाज करता था, मतलब कौन सी बीमारी का इलाज करता है, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का। कौन से, गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज कौन करता है, तो महेश्वर करता है। ठीक है, गैंग्रीन नामक बीमारी का, गैंग्रीन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का घाव होता है। घाव जैसे पैर और में, हाथ में कहीं कट जाता है ना, तो वहीं क्या होता है, तो घाव बन जाता है, उसी तरह का क्या था, तो गैंग्रीन एक घाव है, जिसकी इलाज कौन करता है, तो महेश्वर करता है, जो मालती का क्या था, तो पति था। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके अगले चैप्टर भगत सिंह से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगत सिंह का जन्म जो है पंजाब के किस जिले में होता है। भगत सिंह का जन्म पंजाब के कौन से जिले में होता है, तो लॉयलपुर बंका गांव में। कौन से, लॉयलपुर बंका गांव में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन जो है कब किया था। नौजवान भारत सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। कब किए थे, तो 1926 में। कब किए थे, 1926 में किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग वह कितने साल के थे तब से जो क्या करते हैं, अपने जो क्रांतिकारी उस समय संगठन थी जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रही थी, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वह कितने वर्ष के थे, तो वह लगभग मात्र 12 वर्ष के थे। कितने, मात्र 12 वर्ष के बच्चे के अंदर, ठीक है, क्रांति जगती है कि मुझे अपने देश को क्या करना है, तो इस अंग्रेज से क्या करना है, तो आज़ाद दिलाना है। अंग्रेज़ों को अपने देश से खदेड़ भगाना है। मात्र 12 साल के अंदर इनके अंदर वह जोश जुनून आ जाता है कि मुझे अपने देश से अंग्रेज़ों को मार भगाना है। ठीक है, और मात्र कितने, तो बहुत ही कम उम्र में 23 साल की उम्र में जो है अपने देश सेवा के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं। सोच सकते हैं कितने बड़े देशभक्त थे हमारे महात्मा गांधी कह रहे हैं, भगत सिंह जी। महात्मा गांधी कहाँ से आ गए, भगत सिंह जो है कितने बड़े यहाँ पे क्या थे, तो वीर थे, क्रांतिकारी थे और अपने बहुत ही बड़े देशभक्त। इससे बड़ा देशभक्त आप नहीं देख सकते पूरे हिस्ट्री में, जिनको पता ये भी था कि मैं मर जाऊंगा, अपने आज़ादी को कभी नहीं दे पाऊंगा। जिस आज़ादी की ये लड़ रहे थे, है ना, कि मुझे जो क्या चाहिए, इन अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराना है, अपने देश को आज़ादी दिलाना है इन अंग्रेज़ों से। और उनको पता था कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मतलब आज़ादी तो मिलेगी लेकिन मुझे
उस आज़ादी को देख नहीं पाऊंगा। फिर भी क्या करते हैं, हंसी खुशी से फांसी पर लटक जाते हैं, वो भी एकदम फांसी को चूम कर, है ना, तब फांसी पर लटकते हैं। सोच सकते हैं कि कितने बड़े देशभक्त हैं हमारे देश के ये, सबसे बड़े देशभक्त, इनसे बड़ा देशभक्त का उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 12 वर्ष के मात्र उम्र में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में यह शामिल हो जाते हैं, और वहाँ से इनकी क्रांति क्या होती है, तो शुरू हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखते हैं जो जेल में थे। तो भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखते हैं, तो अपने मित्र सुखदेव को। ठीक है, किनको, तो सुखदेव को यह पत्र क्या लिखते हैं, तो पत्र लिखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन थे जो फांसी पर लटके थे, तो भगत सिंह थे, और यहाँ पे सुखदेव थे, और एक और थे राजगुरु। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों दोस्त क्या करते हैं, तो एक साथ अपने देश की आज़ादी के लिए फांसी पर यहाँ पे लटक जाते हैं, जिनमें से भगत सिंह और राजगुरु शायद 23 वर्ष के थे, और सुखदेव जो है मात्र 22 वर्ष के थे। समझ सकते हैं कि मात्र 22-23 साल की उम्र में जो है अपने देश की आज़ादी के लिए भैया लोग क्या, तो फांसी पर लटक जाते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26वां प्रश्न है आपके अगले चैप्टर से। अगला चैप्टर का नाम क्या है, तो ओ सदा निरा, जिसमें पूछ रहा है कि ओ सदा निरा के लेखक कौन है। जितने सारे आपके चैप्टर हैं, ठीक है, जो भी आपके पाठ है और उसके लेखक है, ठीक है, पाठ और लेखक से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, मतलब कौन से चैप्टर की रचना किसने किया है, या फिर आपके सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कि यह पंक्ति जो है क्या क्या करे, तो विस्तार से विवेचन कर दे। ठीक है, मतलब निम्न पंक्ति का विवेचना कर देखिए, तो उसमें आपको पंक्ति के जो पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखना पड़ता है, उसके लेखक का नाम लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है जितने सारे पाठ है उसके लेखक का नाम याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर जो है लेखक और उसके पाठ के नाम का एक ट्रिक बना दिया है, उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जितने सारे पाठ है और उसके लेखक का नाम है उसको आप लोग आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा था, तो ओ सदा निरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि आधे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आधे प्रश्न आपकी और है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि गंडक का जल किस ऋतु में सबसे निर्मल बन जाता है। सबसे कोमल जो है गंडक का जल जो है किस ऋतु में बनता है, तो वह बनता है आपके शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में क्या हो जाता है, तो सबसे निर्मल बन जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गंडक जो है किस जिला में है अभी, तो वर्तमान में जो है चंपारण जिला से होकर जाती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इस पाठ में मतलब कि ओ सदा निरा पाठ में ओ सदा निरा पाठ को किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो गंडक नदी को, मतलब मुख्य रूप से किस नदी का चर्चा किया गया है, तो गंडक नदी का। अच्छा, कौन से जिला का चर्चा किया गया है, तो चंपारण जिले का। ठीक है, आप लोग किस जिला से है इसका उत्तर कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी आप लोग जो है बिहार के किस किस जिले से इस क्लास को कर रहे हैं, जरूर इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्नाटक के राजा कहाँ के, तो कर्नाटक के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। कर्नाटक के राजा जो थे हरि सिंह, इस कहानी में इस चैप्टर में बताया गया है जो हरि सिंह थे वह किसका मुकाबला करते हैं, तो वह करते हैं गयासुद्दीन तुगलक का। क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक से इनका युद्ध होता है। क्या होता है, तो युद्ध होता है। युद्ध में जो है किसकी विजय हो जाती है, तो गयासुद्दीन तुगलक जीत जाता है, राजा हरि सिंह की हार जाती है। और राजा हरि सिंह जो भाग कर कहाँ चले जाते हैं, तो नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ, तो नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। जो धांगड़ लोग थे, ठीक है, उनको जो है नील की खेती, ठीक है, नील की खेती कहिए या फिर तीन कटिया प्रणाली कहिए, अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नील की खेती के लिए जो है कब लाया गया था धांगड़ों को, ठीक है, तो उनको लाया गया था 18वीं शताब्दी के अंत में। कब, 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1890 के आसपास में आप लोग ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है
कि मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक थे। ठीक है, कौन सी पत्रिका का संपादन जो है मोहन राकेश के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहन राकेश की यहाँ पे जो है कहानी का नाम क्या था, कहानी नहीं, एक एकांकी लिखे हैं जो कि इस पार्ट में है एकांकी। उस एकांकी का नाम क्या है, तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसकी रचना है, तो सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश की ही रचना है। ठीक है, सिपाही की माँ किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। और सिपाही की माँ क्या है, तो एक एकांकी है। ठीक है, क्या है, एक एकांकी है। तो यहाँ पे जो है मोहन राकेश जो है कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे, तो वह किए थे आपके सारिका पत्रिका का। कौन सा, तो सारिका पत्रिका का। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है उसी चैप्टर से है, सिपाही की माँ से, कि मुन्नी मुन्नी की उम्र क्या कितनी हो गई थी। ठीक है, इस चैप्टर में बताया गया है कि मुन्नी मुन्नी कौन थी, मानक की बहन थी। किसकी बहन थी, मानक की बहन थी। मानक क्या था, तो मानक जो था क्या था, एक सिपाही था। ठीक है, क्या था, एक सिपाही था। ठीक है, मुन्नी क्या थी, तो एक बहन थी किसकी, तो मानक की, और मानक क्या था, तो एक सिपाही था। उस समय जो है मुन्नी की उम्र बताया गया था। मुन्नी की उम्र कितना बताया गया था, तो 14 वर्ष। कितने वर्ष, तो 14 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, 12 वर्ष नहीं होगा। 12 वर्ष में भगत सिंह क्या करते हैं, तो क्रांतिकारी दल में शामिल होते हैं। और मुन्नी का उम्र कितना था, तो 14 वर्ष था। इस दोनों प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे याद कर लीजिए और जहाँ भी ऑप्शन आएगा 12 वर्ष उसको टिक लगा देंगे, नहीं। 12 वर्ष मतलब भगत सिंह और 14 वर्ष मतलब कि मुन्नी की उम्र। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था। इस कहानी में जो है दो लड़कियां आती है। ठीक है, दो बर्मी लड़कियां आती है बर्मा से, जो क्या थी, तो ईसाई थी। वही लड़कियां कहती है कि हम जो है इस जंगल में 13 दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे हैं, हमको कुछ खाना खिला दो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ में, एक सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें फौज जो है वहाँ लड़ने के लिए जाते हैं, वे भाग नहीं सकते हैं। अगर वह छोड़कर भागते हैं फौज को तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। यह बात कौन कहता है, तो जो वो बर्मी लड़कियाँ आती है जहाँ की वहाँ पे क्या होता है, तो युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में जो है सिपाही भी शामिल था। ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन ऐसा माना गया है कि उसमें क्या, तो इनकी माँ को और इनकी बहन को चिंता होती है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, तो युद्ध कर रहा है। तो वह पूछ रही है अपने बेटा से, ठीक है, अब बेटा ऐसा नहीं, जो लड़कियां थी बर्मी लड़कियां जो ईसाई लड़कियां थी उनसे पूछ रही हेलो कि क्या जो है वहाँ से मेरा बेटा नहीं आ सकता है ना। तो ये बताती है हेलो कि नहीं, जो फौज छोड़कर भागता है ना, तो वो जो भी इंसान फौज छोड़कर भागता है युद्ध के समय उसको भागने नहीं दिया जाता है, और वो भागता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, तो गोली मार दिया जाता है। ठीक है, यह बात कौन कहती है, तो वो बर्मी लड़कियाँ कहती है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके अगले चैप्टर से, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, यह चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से इससे कम क्वेश्चन लिया गया है। तो नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है। नामवर सिंह की कौन सी नहीं है, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। 30 जो है आपके अगला चैप्टर है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके अगले चैप्टर से, अगला चैप्टर से अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। जूठन जो है क्या है, जूठन क्या है जी, जूठन किसकी रचना है, जूठन किसकी रचना है, बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि को। जूठा जब भी कोई खाता है तो ओम ओम करते हैं, मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। ट्रिक से बहुत शानदार से आपको याद कराया है, उसको जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है जूठन क्या है, तो जूठन जो है एक आत्मकथा है। क्या है, एक आत्मकथा है, मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्वयं की कथा है। ठीक है, उनकी आत्म से संबंधित कथा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक दलित समाज से आते हैं, इसीलिए उनको जो है यहाँ पे डॉक्टर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भी एक दलित समाज से आते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए, कि उनको जो है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 1993 में प्रश्न घुमा कर भी पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 1993 में किसको दिया गया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 39 नंबर कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था। अच्छा, झाड़ू कौन लगा रहा था, ठीक है, झाड़ू जो है कौन लगा रहा था, तो चैप्टर के जो लेखक हैं मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्कूल में झाड़ू लगाते हैं और उनके पिताजी आते हैं, उनको देख लेते हैं और झाड़ू छीन कर क्या कर देते हैं, तो फेंक देते हैं और बोलते हैं कि कौन वो मास्टर है, कौन वो हेड मास्टर है जो मेरे बेटा से झाड़ू लगवाता है, कौन, ऐसा कौन कहता है, तो लेखक के पिताजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, बहुत ही नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। 40 नंबर प्रश्न है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम कौन कर रहा था, तो उनके घर के जो सफाई का काम कर रहा था वह कर रहा था आपके आपके नहीं बल्कि लेखक के माता जी। कौन, तो लेखक के माँ जो है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की में के शादी में सफाई के काम कर रही थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलयज जी का मूल नाम क्या था, ठीक है, मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन मन नहीं लगता है ना, है ना, तो अब मलयज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे इसके क्या तो पूरा नाम बताना है, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो भरत जी श्रीवास्तव। कौन, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलयज मन का कूड़ा किसको कहते हैं, मन का कूड़ा जो है किसको कहते हैं मलयज जी, ठीक है, मलयज जी जो है मन का कूड़ा जो है किसको कहते हैं। यहाँ पे जो है प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है, मन का कूड़ा यहाँ पे प्रश्न जो है गलती हो चुका है, इसमें ऑप्शन यहाँ पर गलती है, जितने सारे ऑप्शन यहाँ पे गलती है, ठीक है। डायरी क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो एक डायरी है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें त्रुटि हुआ है प्रश्न को यहाँ पे क्या तो टाइप करने में। चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सेब बेचने वाले लड़की की आयु क्या थी। अब यहाँ पे अलग क्वेश्चन आ गया, मुन्नी की आयु क्या थी, मुन्नी की आयु थी 14 वर्ष। भगत सिंह जो है क्रांतिकारी दल में कब शामिल हो जाते हैं, तो 12 वर्ष में। अब बात आती है यहाँ पे सेब बेचने वाली लड़की की, उस समय सेब बेचने वाली लड़की की उम्र क्या थी, तो वह थी महज 7 से 8 साल, ठीक है, 7 से 8 साल। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके अगले चैप्टर से, तिरिच क्या है। तिरिच एक जहरीला लिजार्ड है, जो कि हमने पहला जो क्लास लिया था रामबाण क्लास, उसमें पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न नहीं बल्कि रामबाण क्लास जो लिए थे उसमें जो प्रश्न था कि तिरिच क्या है, जिसमें बताए थे कि एक जहरीला लिजार्ड है। क्या है, जहरीला लिजार्ड है, उसमें यह ऑप्शन था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है कहीं भी जहरीला लिजार्ड का। लेकिन हमने उसमें बताया था कि अगर ऑप्शन जहरीला लिजार्ड न दे तो वह आपका ऑप्शन देगा कि छिपकली टाइप का एक प्रजाति, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो छिपकली प्रजाति का क्या हो जाएगा, एक विषैला जीव हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेवला आप लोग देखे होंगे, है ना, उसी प्रकार का छिपकली प्रकार का ही एक प्रजाति होता है, क्या, तो तिरिच, ठीक है, जिसको काटने में क्या, तो एक काला नाग से भी 100 गुना ज़्यादा क्या होता है, तो उसमें जहर होता है, किसमें, तो इस तिरिच में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तिरिच के लेखक कौन हो जाएंगे, तो उदय प्रकाश जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना जरूरी होता है। अभी हाल ही में दशहरा बीता है, ठीक है, जिसमें जो है नीलकंठ चिड़िया को देखना जो है शुभ माना जाता है। कौन से, तो नीलकंठ चिड़िया को देखना शुभ माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इस बार दशहरा में जो है कौन कौन इस चिड़िया का दर्शन किया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो लोग जरूर बताएंगे कि नीलकंठ चिड़िया क्या होती है और दशहरे के दिन उसको देखना शुभ क्यों माना जाता है, ये सवाल जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। कौन जो है लेखक को जो है 300 के कितने नोट, तो 3 नोट देता है उदय प्रकाश को। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है राम अवतार, डॉक्टर पंत, या फिर ऑप्शन बी में दिया है, सी में दिया है केशरी अग्निहोत्र, ऑप्शन डी में दिया है सरदार सतनाम सिंह। तो यहाँ पे जो है लेखक को जो है 300 के 3 नोट डॉक्टर पंत देते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लास्ट चैप्टर से नहीं बल्कि यहाँ पे अभी एक और चैप्टर है। अगला चैप्टर है कि कहानी तिरिच में लाश को जलाने जंगल में किसके साथ ले जाते हैं हम, तो वह ले जाते हैं थानू के साथ। किसके साथ, थानू के साथ। और थानू ही बताता है कि जो तिरिच होता है उसमें जो है जहरीला जो होता है, क्या बोलते हैं हम,
हाँ, काला नाग। उस काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा जहर किसमें होता है? तो इस तिरिच में होता है। यह बात कौन बताता है? तो यह बात थानू बताता है, लेखक को। ठीक है, चलिए आपके अपना अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, और यह आपके लास्ट चैप्टर से है, 13वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? तो शिक्षा है। जिसपे प्रश्न पूछा है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो यह एक संभाषण है। क्या है? भाषण नहीं बल्कि कि एक संभाषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? जब भी कोई मानव विचार करता है, ठीक है, क्या करता है? तो विचार करता है, उसके जो भी संबंधी होते हैं, जो भी उसका संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसका जो प्रेम होता है, वह जो है कौन नष्ट कर देता है? उसका उत्साह, उसका नाराजगी, उसकी खुशी, या फिर उसका भय। उत्साह तो यहाँ पे होगा नहीं, जब किसी से नाराज होते हैं तो फिर बाद में मान भी जाते हैं, मना भी लेते हैं। ज़्यादा खुशी से किसी का संबंध, रिश्ता, विचार तो यहाँ पे खत्म होता नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? तो भय। भय मतलब कि डर। जब भी इंसान के अंदर डर बैठता है तो उसके जितने सारे विचार हैं उस पर पानी फिर जाते हैं, उसके संबंध में क्या हो जाता है? तो थोड़ी दरार आने लगती है, उसकी प्रेम यहाँ पे क्या हो जाती है? तो टूटते हुए नजर यहाँ पे आने लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भय के कारण, भय मतलब कि डर के कारण जो है मानव के विचार, संबंध और उसके प्रेम नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह कहते हैं कौन? तो जे कृष्ण मूर्ति जी, जो कि आपका लास्ट प्रश्न था रामबाण सीरीज का। तो आज जो है आपका रामबाण सीरीज का, कौन सी सीरीज? रामबाण प्रश्नों का यह आपका कौन सा क्लास था? तो यह आपका जो है दूसरा क्लास था, जिसमें हम लोग कितने प्रश्न किए? तो 50 प्रश्न किए हैं। और पहला क्लास में भी कितने प्रश्न किए थे? तो 50 प्रश्न किए थे। लगभग टोटल आपके यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्न अभी तक कर चुके हैं। इन 100 प्रश्नों को अगर आप करते हैं, अगर इस क्लास को कर लिए हैं और पिछले क्लास को नहीं किया है तो उसको अगर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि इन दोनों क्लासों से मिलाकर जो है आपको 15 से 20 प्रश्न जो है हूबहू जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यह सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म ना हो और आपका एग्जाम भी खत्म ना हो। मतलब कि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न लेकर आ रहे हैं इस सीरीज में। तो इसके लिए आपको बनता क्या है? तो एक लाइक बनता है, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाए। जब भी हम आपका अगला क्लास लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।